आइए आज हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपके परीक्षा में उपयोगी हो सकता है, परीक्षा में आ भी सकता है। ठीक है, तो उससे पहले जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि किरचॉफ का नियम क्या है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास 5 रुपए है, मैंने 5 रुपए 5 बच्चों को दे दिया, तो मेरे साइड से कितना रुपए गया? 5 रुपए। ठीक है, कितने रुपए गए? 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए पहले मेरे पास था, आया। जैसे मेरे 5 रुपए मेरे पिताजी ने दिया। आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे पे आ गया ये। पिताजी ने क्या दिया? मेरे को 5 रुपए दिया। पिताजी ने मेरे को दिया 5 रुपए, मेरे प्लस प्लस हो गए। मैंने वो 5 रुपए किसको दे दिए? बच्चों को दे दिए। किसको दे दिए? बच्चों को। तो जब मेरे को दिया गया 5 रुपए, तो मेरा प्लस हुआ कि नहीं हुआ? पैसा। और जब मैंने उस बच्चों को दे दिए 5 रुपए, तो मेरे पास पैसा माइनस हुआ कि नहीं हुआ? आप समझ सकते हैं, यदि कोई चीज आ रहा है तो वो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और यदि कोई चीज जा रहा है तो वो क्या होगा? माइनस होगा। तो किरचॉफ का नियम इसी से संबंधित है कि ये संधि है, मान के चलो। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा वो आपका। ये मान के चलिए कोई संधि है, ये रहा आपका संधि। ठीक है, संधि। और संधि पे आने वाले धारा, ये देखिए, ये पहला धारा आ गया, ये आ गया आपका दूसरा धारा, ये आ गया आपका तीसरा धारा। तो आप देख सकते हैं 3 धाराएं कहाँ आई हैं? संधि पे। ठीक है, मैं इसको नंबर देता हूं यहाँ पे, I1, I2 और I3। तो ये किसमें होंगी? प्लस में होंगी। किसमें होंगी? प्लस में। और संधि से होकर, अब ये संधि पहुंच गई तो संधि से होकर जाएंगे भी। तो ये देखिए, ये पहला धारा गया संधि से होकर, ये दूसरा धारा गया संधि से होकर दूसरा धारा, और ये हो गया आपका तीसरा धारा जो संधि से होकर गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये है आपका संधि, ये है आपका धारा, और ये किसमें रहेगा? आपका माइनस में। तो -I4, -I5 और -I6। ठीक है, इसका नियम ये कहता है कि संधि में आने वाले धाराओं का योग संधि से होकर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। या ये बोल सकते हैं, संधि में प्रवेश करने वाली, प्रवेश करनी कि नहीं करनी है, सभी तीनों धाराएं, संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से होकर बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही क्या है? आपका किरचॉफ का नियम। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4। ठीक है, बीच में प्लस रहेगा, -I4 -I5। ठीक है, I5 -I6। ये सब बीच में सबके प्लस रहेंगे और ये सब क्या रहेंगे? माइनस में रहेंगे। इसका योग कितना होता है? 0 होता है, या बीजगणितीय योग 0 होता है, ये भी बोला जा सकता है। ये है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम? इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी आपको जाननी है। जैसे कि मैंने ये बना लिया, एक वर्ग बना लिया, सॉरी आयत बना लिया। क्या बना लिया? आयत। आयत को मैंने नाम दिया ABCD। अब ये आयत है ABCD, तो इसको बंद पास या लूप बोल सकता हूं, क्योंकि चारों ओर से बंद है। तो कैसे बोलूंगा? देखिए, अगर मैं इसका नाम दूंगा ABCD बंद लूप, तो ये बिल्कुल गलत है। पूछिए कैसे? देखिए, मैंने दिया A, B हो गया, A दिया और ये B दिया, ABC भी दिया और मैंने D दे दिया, D। देखो बंद हो रहा है क्या? ABCD हुआ, ABCD बंद हुआ क्या? ये बंद लूप या पास नहीं है। अगर मैं बोल दूं DA, क्या बोल दूं? DA, तो क्या हो जाएगा? ये बंद लूप या पास हो जाएगा। आप एक बार फिर से देखिएगा, जैसे मैंने बोला ABC, ये C हो गया, ये D, ये बंद हुआ क्या? नहीं। लेकिन मैं बोलूं ABCD और ये A, तब ये बंद हुआ कि नहीं हुआ? तब वो क्या हो जाएगा? बंद लूप या पास। तो अगर बंद लूप या पास की बात करेंगे तो उसमें कितने नाम आ जाएंगे? 5। कितने आ जाएंगे? कितने संकेत आएंगे? 5। ABCD ना बोल के ABCDA, फिर से जहां से स्टार्ट किए वहीं पे जाएंगे, तब क्या होगा? सर्कल बंद हो जाएगा, या वो लूप या पास बंद हो जाएगा। ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे? बंद लूप या पास कहेंगे। इसका भी एक नियम है, किरचॉफ के द्वितीय नियम कहते हैं। मैं शॉर्टकट में आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। सबमिशन, ये तो आप जानते होंगे, सबमिशन होता है इक्वल टू, ये भी आप जानते होंगे, विद्युत वाहक बल। जहां ई क्या है याद रखना, ई क्या है?
विद्युत वाहक बल। ध्यान से सुनिएगा, जहां ई क्या है विद्युत वाहक बल, आर क्या है प्रतिरोध और आई क्या है विद्युत धारा। ये चीजें मैंने क्लियर कर दिया। और सबमिशन मतलब बहुत बार है। तो किसी परिपथ में बंद लूप या पास में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उसके संगत प्रतिरोध, साथ में रहेगा प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध, इन दोनों के बीच में क्या है कुछ नहीं है, मतलब क्या है N2 है, गुणनफल। क्या है गुणनफल। तो किसी बंद परिपथ में या बंद लूप में प्रवाहित विद्युत धारा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका क्या है बंद लूप या पास का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। एक बार रिपीट करूंगा फिर से। किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उस परिपथ के संगत प्रतिरोध के, ठीक है, गुणनफल का मान उस परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आया कि नहीं आया समझ में? ये हो गया आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या व्हीटस्टोन सेतु। उससे पहले कुछ सिंबल है मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रिपीट करेंगे। जैसे कोई धारा आएगी तो किसमें रहेगी प्लस में, और कोई धारा जाएगी तो किसमें रहेगी माइनस में, ठीक है। और ये जो ऐसे निशान होता है ये किसका होता है प्रतिरोध का, याद रखेगा आप भी। ये निशान जो होता है ये प्रतिरोध का होता है, किसका प्रतिरोध का। और ये जो निशान होता है ऐसे सर्कुलर, ये होता है आपका प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व को एल से प्रदर्शित करते हैं, किससे एल से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर आप 3-4 प्रतिरोध लेंगे तो अलग अलग नाम दे सकते हैं। और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत होता है। ये जो होता है ऐसे बना दिए, फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत हो सकता है, वो बैटरी भी हो सकता है, आपका डायरेक्ट करंट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये वोल्टेज स्रोत होता है। आया समझ में? ठीक है, याद रखिएगा किसका सिंबल है प्रतिरोध का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो पहले मेरे को उसके लिए एग्जाम चित्र बनाने पड़ेंगे, मैं चित्र बना लेता हूँ, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने व्हीटस्टोन सेतु का चित्र, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का सबसे पहले ये चित्र हो गया। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु जो होता है वो क्या होता है प्रतिरोधों का एक प्रकार से क्या होता है मतलब 4 प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था प्रतिरोध का सिंबल कैसे रहता है। तो देखिए ये इस प्रकार जहां पर भी चित्र में सिंबल होगा वहां पे क्या होगा आपके हिसाब से आप देख लीजिए क्या होगा व्हीटस्टोन प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जगह में देखो रेड ही कलर में है, ठीक है, रेड ही कलर में देखो कितने टू है 1 2 3 1 4 आपको दिख गए 4 प्रतिरोध है। क्या प्रतिरोध है? 4। और ये वर्ग पे लगे हुए हैं। देखो मैंने ऐसे इसको तिरछा बना था, आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक हिसाब से ये वर्ग है। अगर इसको आप घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा वर्ग। इस प्रकार से बन सकता है। क्या बन सकता है? ये वर्ग। तो देखो क्या बोलेंगे, अगर बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा की तो क्या बोलेंगे, एक इंग्लैंड के प्रोफेसर, ठीक है, या कहीं बाहर के प्रोफेसर जो भी थे, इन्होंने, जिनका नाम व्हीटस्टोन था, इन्होंने एक वर्ग में 4 प्रतिरोधों को क्या किया इस प्रकार व्यवस्थित किया, जिससे तब उन्होंने क्या किया एक वर्ग में 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया, ठीक है, कि संतुलन की स्थिति में इसमें विक्षेप क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है? विक्षेप शून्य होता है। तब उसे क्या कहा जाता है? व्हीटस्टोन सेतु। और नाम व्हीटस्टोन क्यों पड़ा? क्योंकि वैज्ञानिक का ही नाम क्या था? व्हीटस्टोन, ठीक है। तो व्हीटस्टोन का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, परिभाषा। अब बात करते हैं इसकी सिद्धांत की। इसकी सिद्धांत की तो मैं आपको सिद्धांत अभी तो प्रूफ करेंगे, वही उसका सिद्धांत होगा। तो मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ। इसमें कितने प्रतिरोध हैं? एक P Q R S 4 प्रतिरोध है हमारे पास। कितने प्रतिरोध है आप देख सकते हैं? 4 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध? 4। एक है P, एक Q और एक R और एक S। तो 2 प्रतिरोध एक साइड है, P प्लस Q एक साइड देख सकते हैं, और R प्लस एक साइड, ठीक है। ये है दोनों प्रतिरोध। अगर दोनों को बटे में लिखूंगा तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S होगा। अब देखिए सिद्धांत यही है। सिद्धांत क्या है? यही है। तो P और Q 2 अलग अलग भुजाओं में है कि नहीं है? आप सॉरी, P और Q 2 अलग अलग भुजाओं में है कि नहीं है? ऊपर वाला आप देख सकते हैं कि 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का ये बीच वाले लाइन को क्या बोलते हैं? ये बीच वाले लाइन को क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात।
आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांत समझते हैं, भले आधा घंटा और लग जाएगा। ठीक है, तो दो प्रतिरोधों के भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं, देखो शेष दो या संलग्न दो, उसी के साथ लेनी है तो संलग्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संलग्न। तो दो प्रतिरोधों की भुजाओं का अनुपात संलग्न दो भुजाओं के या शेष संलग्न दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, मीटर सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ये हो गया आपका मीटर सेतु का सिद्धांत। ठीक, क्या हो गया आपका मीटर सेतु का सिद्धांत। एक बार और रिपीट करूंगा, दो प्रतिरोधों या दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसे क्या कहा जाता है, आपका व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं इसके व्यंजक की। ठीक है, चलिए तो क्लीन करते हैं पहले। तो बस हमको किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। एक बार और, आने वाली धाराओं के लिए प्लस यूज किया जाएगा, जाने वाली धाराओं के लिए माइनस यूज किया जाएगा। ये प्रथम नियम है कि आने वाली धाराओं का, संधि में आने वाली धाराओं का योग और संधि से होकर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है या बराबर होता है। बीजगणित योग शून्य होता है या बराबर होता है, प्रथम नियम हो गया। और द्वितीय नियम फिर से रिपीट करूंगा, किसी परिपथ में या किसी बंद पास या लूप में प्रवाहित धारा आई हो गया, उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर, किसके समीकरण के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के। ठीक है, ये है। तो याद रखना I किसके साथ गुणन में होगा, प्रतिरोध के साथ। तो यहाँ कितने प्रतिरोध है, 1 2 3 4, कितने प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, 4। आइए चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अब। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, तो सबसे पहले लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या है, उसका बंद लूप या पास का नियम है। द्वितीय नियम से ब्रैकेट में लिखा है ना, बंद या लूप या पास का नियम, बंद लूप या पास के नियम से। ठीक है, पास के नियम। ठीक है, तो बंद लूप या पास का नियम ऐसे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए पहला बंद लूप या पास ए बी डी, ये सही है क्या, सोचिए। अगर मैं बोल रहा हूं ए बी और ये हो गया डी, ये सही है क्या, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे बंद लूप नहीं बन रहा है। देखिए मैंने इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया डी, ये बंद लूप बना क्या, नहीं। अगर मैं लेता हूं ए, यहाँ पे लेता हूं ए बी डी और ए, देखिए यहाँ पे लिया ए बी डी और ए, फिर से वहीं पे आया, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा बंद लूप या पास। क्या बन जाएगा, बंद लूप या पास। तो बंद लूप या पास ए बी डी ए में क्या लिखेंगे, बंद लूप या पास, यहां पे लिख लेंगे बंद लूप या पास, बंद लूप या पास ए बी डी ए। मैंने ऐसा क्यों लिखा, आप सभी समझ गए होंगे कि हमको उसको बंद करना है, वरना वो खुला रहता। तो द्वितीय नियम बंद लूप या पास का नियम क्या कहता है, आई आर बोलता है। तो हमारे पास प्रवाहित धारा क्या है, आई, पहले भुजा में आने वाली धारा क्या है, I1, और उसका संगत प्रतिरोध क्या है, आपका संगत प्रतिरोध P है। आप सभी देख सकते हैं संगत प्रतिरोध क्या है, P है। यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये संगत प्रतिरोध क्या है जी, P है। तो यहाँ से उठा के मैंने क्या रख लिया, P। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आने वाली धारा। क्या आने वाली धारा है, तो प्लस में है, सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस में है। अब जाने वाली धारा I2R, नीचे वाली धारा क्या देखेंगे, I2R, A B D A। I2R इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने क्या लिया, बंद लूप A B D A, तो इधर का पूरा पूरा बात चलेगा। तो I2R किस में हो जाएगा जी, माइनस में। तो यहां मैंने क्या लिख लिया, I2R। अब देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है जी, ये ऊपर की ओर है और जाने वाली धारा है, तो वो हमेशा किसमें रहेगा, प्लस में। जाने वाली है इसलिए, अगर इस लूप के लिए बात करेंगे तो वही आने वाली धारा हो जाएगी। ये देखिए धारा यहाँ से, देखिए आप जा रही है धारा, तो यहाँ से धारा क्या होगी, आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से ये धारा गया, ये एरो देखिए, यहाँ से धारा जा रही है, ये देखिए धारा जा रही है और यहाँ से धारा आ रही है, ये एरो देखिए। तो इसके लिए IG का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आइए तो यहाँ पे प्लस में क्या लिख दूंगा, GIG। आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे IG होगा, मैं लिखना भूल गया हूँ,
ये धारा मापी का कैपिटल जी, उसमें प्रवाहित धारा आई जी। ठीक है, आई लिखा हूं, प्रवाहित धारा आई है, लेकिन जी क्यों? क्योंकि वो धारा मापी है, तो स्मॉल जी से उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। करते प्रदर्शित कैपिटल जी से, लेकिन धारा के लिए आई जी से करेंगे। ये हो गया आपका समीकरण 1 दे दो, अगर देना है तो, नहीं देना है तो मत दो। अब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार बंद लूप आपके पास कौन सा है, और बंद लूप, इसी प्रकार बंद लूप, ये तो हो गया कंप्लीट ए बी डी ए। अब क्या बचा? बी सी डी। ये सही है क्या? बिल्कुल गलत। बी सी डी बी होगा सही। क्या होगा? बी सी डी बी होगा सही। तो बंद लूप या पास बी सी डी बी में, ये लिखेंगे हम लोग, बंद लूप या पास बी सी डी में। अब इसमें प्रवाहित धारा नीचे में लिखूंगा, आप सभी दिख जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे? I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी इंटू संगत प्रतिरोध क्या है जी इसका? संगत प्रतिरोध क्यों है? संगत प्रतिरोध क्या है? क्यों है, तो क्यों रहेगा इसमें। अब देखिए, जाने आने वाला धारा थी प्लस में है, अब जाने वाली धारा है क्या है? I12 प्लस आई जी, तो लिख लो I12 प्लस आई जी। इसका संगत प्रतिरोध क्या है जी? एस है। क्या है संगत प्रतिरोध? एस है। आप चित्र में अच्छे से देख सकते हो, आप संगत प्रतिरोध का मान क्या है? एस है। अब देखिए, इसमें ये धारा इधर आ रही है, तो धारा मापी का भी धारा का मान क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां पे हम सभी क्या लिख लेंगे? आई जी माइनस, या फिर कैपिटल जी इंटू आई जी माइनस में समीकरण 2 दे देते हैं इसको, या फिर मत दो, समीकरण 2 आप मत दो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली होंगे आप लोग। ध्यान से देख लीजिए कैसे आया ये। मैंने यहाँ पे कैसे लिखा? I1, यहाँ पे प्रवाहित धारा का मान I1 है, प्रतिरोध क्या है? P, बंद लूप या पास के नियम से। यहाँ पे प्रवाहित धारा का मान I2 है, और प्रतिरोध क्या है? R। ठीक है, और ये धारा ऊपर की ओर है, जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो आने वाली है, मतलब उसके लिए आ रही है, तो GIG प्लस में। फिर BCDB, BCDB, तो इधर के पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं, केवल इसको लेंगे, इसको, इसकी बातें चलेंगी यहां से लेके यहां तक, इधर को छोड़ देंगे। तो आने वाली धारा I1 माइनस आई जी, तो मैंने लिया I1 माइनस आई जी, और प्रतिरोध क्या दिया यहाँ पे? क्यों दिया गया है आपको? तो प्रतिरोध का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। अब माइनस की माइनस, क्योंकि अब जाने वाली धारा, इधर धारा जा रहा है, नीचे की ओर धारा जा रहा है। ये देखिए एरो यहाँ बना, आपको दिख रहा होगा, धारा जा रहा है, यहाँ पर भी आपको एरो बना दिख रहा है कि धारा जा रहा है। तो धारा जा रहा है, तो I2 प्लस आई जी, यहाँ का धारा I2 प्लस आई जी है, सॉरी, हाँ आई जी है, तो आई जी, और प्रतिरोध क्या है? एस, तो उसका प्रतिरोध का ये कर दिए। अब ये धारा नीचे आ रही है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का मान भी ये हो जाएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 2 को। तो देखिए I1 और IQ इस दोनों के साथ गुणा होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे I1 माइनस आई जी के साथ Q का गुणा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा I1Q माइनस आई जी क्यू। ठीक है, ये माइनस का माइनस रहेगा बीच में। फिर क्या है? I2, इसके साथ S का है, तो S का I2S प्लस IGS, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, IGS। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में क्या था? कैपिटल G इंटू IG, इसको आप दे सकते हैं समीकरण 2। क्या दे सकते हैं? समीकरण 2। ठीक है, इतना आप सभी समझ गए? इतना तो आप सभी समझ गए होंगे। अब हमको देखिए क्या करना है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, यहाँ पे माइनस था, अब ये ब्रैकेट है, प्लस है, इसको समीकरण 2 मत दो, आगे दे देंगे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये I1Q माइनस IGQ माइनस माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, तो I2S माइनस IGS माइनस IG, ठीक है, कैपिटल G माइनस IG, ये हो गया। इसको दे दो आप समीकरण 2। अब आप अच्छे समझ में होंगे, उसको क्या दे दिया? समीकरण 2। अब समीकरण 2 में IG का मान 0 रखने पर, समीकरण 1 और 2 में, दोनों में है, तो समीकरण 1 और 2 में IG इक्वल टू 0 रखने पर, IG इक्वल टू 0 रखने पर, तो ऐसा मैंने क्यों लिया, ये भी सवाल है। तो मीटर सेतु के सिद्धांत को आप बुक से अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? यदि धारा प्रवाहित से विक्षेप क्या हो? 0। यदि धारा मापी का विक्षेप क्या हो? 0 हो, विक्षेप ना हो, तब उसे क्या कहा जाता है?
संतुलन की स्थिति में कहा जाता है व्हीटस्टोन सेतु को। तो Ig इक्वल टू 0 लेंगे, गैल्वेनोमीटर धारा मापी का मान 0 रहेगा, तभी विक्षेप नहीं होगा। तो Ig इक्वल टू क्या लेंगे 0। ठीक है, अब ले लिए तो समीकरण 1 को देखो कैसे लिख सकते हैं। Ig इक्वल टू 0 लेने पर संतुलन की स्थिति में, अच्छा पूरा ही लिख देता हूं, I1P, अच्छा पूरा यहाँ पे समीकरण 1 व 2 लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 में Ig इक्वल टू 0 लिखने पर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सीधा I, समीकरण 1 का मान क्या होगा I1P माइनस I2R। अब ये 0 ले लिया तो ये पूरा 0 होगा कि नहीं होगा, यहीं पे लिख देता हूँ लोग, माइनस G इंटू 0 हो गया। ये समीकरण 1 का मान हो गया, बराबर आपका समीकरण 2 में सेम टू सेम रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ समीकरण 2 को, ये समीकरण 1 का था, समीकरण 2 में I1Q माइनस IG-Q। ठीक है, अब IG का मान क्या रखेंगे 0, तो यहाँ 0 रख लो, यहाँ पर भी 0 इंटू में है सभी, माइनस I2S माइनस IGS, यहाँ पर भी IG का मान क्या रखेंगे 0 इंटू S माइनस IG इंटू 0। ये आपका हाल है समीकरण 2 का। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, एक मिस्टेक थोड़ी है, सोच लेते। ठीक है, ये समीकरण आपका 2 हो गया, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो जहां पे IG रखाया था समीकरण 1 में, जहां जहां पर IG वहां पे हमने 0 रख दिया, समीकरण 2 में जहां जहां पे IG रखा है तो वहां पे हमने 0 रख दिया। देखिए आप रख दिए 0 0 0। अब ये 0 0 वाले सब के सब कैंसिल, तो समीकरण 1 में क्या बचा है आपके पास I1P माइनस I2R। ये समीकरण आपके कैसे बचा है, 1 में बचा है, इसको दे दो आप समीकरण 3 दे दो। ठीक है, और समीकरण 2 में आपके पास क्या बचा है, नीचे देखिए I1Q माइनस I2S बचा है आपके पास, इसको दे दीजिए समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 4 3 व 4 का क्या करने पे, भाग देने पे, या बराबर कर लेते संतुलन की स्थिति में भी, तो संतुलन कर लो आप, तो I1P माइनस I2R इजकल टू I1Q माइनस I2S। ये I1 और ये I1 कैंसल, ये I2 और ये I2 कैंसल, क्या बच गया P माइनस R बराबर Q माइनस S बच गया। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, भागित कर देंगे, लिख दो सब, इसको 4 दे दो, इसको हाँ सॉरी इसको 5 दे दो, समीकरण 5 को भाग देने पर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको बस लिखेंगे, ये P माइनस R को मैं क्या लिख सकता हूं, पक्षांतर होगा तो, या P बराबर R होगा कि नहीं होगा, पक्षांतर चला जाएगा तो P बराबर R हो जाएगा। और ये Q माइनस S बचा है, तो Q माइनस S को बराबर यहाँ करके क्या लिख सकता हूँ, इधर हो जाएगा पक्षांतर तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको समीकरण आप दोगे दे सकते हो यहाँ पे, तो इसी को दे दो आप समीकरण 5 दे दो और समीकरण 6 दे दो, आपकी मर्जी, आपको 6 समीकरण बनाइए, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे उपयोग ही नहीं है, उपयोग है क्या नहीं, तो इसको ही आप ऐसे काट दीजिएगा, लो समीकरण मत दीजिएगा, तो फिर इसको 3 और 4 दे दीजिएगा, ये लीजिए, ये हो गया आपका समीकरण 3 और ये हो गया आपका समीकरण 4। ठीक है, तो समीकरण 3 व 4 को भाग देने पर, तो 3 व 4 को भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 3 व 4 को भाग देने पर P बटे Q इक्वल टू R बटे S। और यही तो हमको लाना था, क्योंकि यही क्या है मीटर सेतु का सिद्धांत, क्या है हमारे पास P बटे Q इक्वल टू R बटे S, यही क्या है आपका, सॉरी मीटर सेतु बोल रहा हूँ, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। क्या था व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत, कि दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात से संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहा जाता है। मैं एक बार आपको सरसरी स्तर पर और अच्छे से समझाना चाहूंगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम से ABDA कहां से आया, आपको समझ में आ गया। इसमें प्रवाहित धारा I1, प्रतिरोध क्या है P, तो इसको ले लिया, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अब जाने वाली धारा है नीचे की ओर, तो माइनस I2R प्लस GIG क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर में धारा G और IG है उसमें बहने वाली धारा। समीकरण 1, फिर बंद लूप BCDB में मैंने क्या दे दिया, BCDB बंद लूप में, तो बंद लूप I1 माइनस IG, ये धारा हुआ, प्रवाहित प्रतिरोध क्या है Q है, उसके साथ इंटू कर दिया मैंने Q का, माइनस क्यों, क्योंकि आने वाली धारा है,
तो I2 और Ig है कि नहीं आप देख सकते हो। तो I2 और Ig प्रतिरोध क्या है S, तो इनटू हो गया। माइनस क्यों किया, नीचे के लिए आने वाली धारा है। फिर समीकरण को देखो उसमें मान रख दिए। अब गुणा किए, ये Q कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे जो Q है इसके साथ गुणा होगा I के साथ, तो क्या होगा I1Q, और ये G के साथ गुणा होगा तो IGQ। सेम टू सेम एस का किए और ये जस्ट के तस लिख दिए। फिर इसमें क्या हुआ, I1Q जो है I1Q माइनस IGQ माइनस I2S माइनस IGS, ये गुणा करने के बाद आगे लिख दिए, चिन्ह को यहाँ से बदल दिए प्लस माइनस करके। अब यहाँ पे Ig इक्वल टू 0, यहाँ पे Ig इक्वल टू 0, यहाँ पे Ig इक्वल टू 0। तो देखो समीकरण 1 में भी उसी चीज को रखेंगे, तो Ig इक्वल टू 0, तो I1P माइनस I2R और Ig की जगह में 0, तो क्या बचेगा समीकरण 1 में हमारे पास I1P माइनस I2R। इसी प्रकार समीकरण 2 में रख देंगे, तो I1Q माइनस Ig की जगह में 0, I2S माइनस Ig की जगह में 0, S का S, G Ig की जगह में 0। तो समीकरण 2 में क्या बचा, I1Q माइनस I2S। ठीक है, अब इसको संतुलन की स्थिति में लाके एक दूसरे के बराबर कर देंगे, तो I1 कैंसल, I2 कैंसल। तो P माइनस R को पक्षांतर करूंगा, R को तो उधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो P या P बराबर R लिख सकता हूं। वैसे Q माइनस S को पक्षांतर करूं तो Q बराबर S, प्लस में चला जाएगा। अब दोनों का भाग दे दूंगा, समीकरण 3 और 4, तो क्या प्राप्त होगा, P माइनस Q बटे R माइनस P बटे Q इक्वल टू R बटे S। तो P बटे Q बराबर R बटे S, यही क्या है मीटर सेतु का सिद्धांत है। आप आराम से देखिएगा वीडियो को, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहिए।